नमस्कार विद्यार्थियों, मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगट्टी यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवक्ता मृत्युंजय गिच्छी आपका पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, जैसा कि हम कल के वीडियो में देख रहे थे आधुनिक भारत का इतिहास, और उसमें हमने उसका प्रारंभिक जो है शुरुआत की, परिचय की बात की, और जो है उसमें हमने सबसे पहले आपको बताया था कि किस प्रकार जो है आधुनिक भारत के अंदर यूरोपीय कंपनियों का आगमन हुआ, और यूरोपीय कंपनियों का आगमन जो है उसका मुख्य कारण जो है भारत के अंदर व्यापार को बढ़ाना था। अब जब भारत में 18वीं सदी के भारत की बात करते हैं, तो जैसे कि मैं इन दोनों वीडियो, कल का जो भाग 1 था और आज जो भाग 2 है, उन दोनों ही वीडियो के माध्यम से आपको जो है वह आधुनिक भारत का जो सिलेबस है उसका जो है उसके बारे में बताना चाह रहा हूँ कि डिटेल हम उसके बारे में देखना चाह रहे हैं कि आधुनिक भारत, और विशेषतः कि आधुनिक भारत जो है आधुनिक भारत के अंदर किन किन जो टॉपिक हैं उनको आपको पढ़ना है और उसका कारण क्या है। ठीक है, तो हम इनको कहानी के रूप में पढ़ेंगे तो आपको जो है ये क्लियर समझ में भी आएंगे और लंबे समय तक याद रहेंगे। तो 18वीं सदी के भारत की जब बात कर रहे थे तो मैंने कहा था, परिचय की बात कर रहे थे, यह 18वीं सदी का भारत, इस बिंदु की रूपरेखा में देख लेते हैं। तो हमने देखा कि सबसे पहला बिंदु तो हमने देखा था कि मुगल सत्ता का पतन हुआ, मुगल सत्ता का पतन, इस पर हमने जानकारी ले ली थी। और मुगल शासक जो 6 मुख्य मुगल शासक है और 9 परवर्ती या उत्तरवर्ती मुगल शासक है, उनके नाम लिखे थे। तो बार बार में इनको लिखकर जो है समय खराब नहीं करेंगे, लेकिन मैंने आपको यह कहा था कि हिस्ट्री में जो है वो डेटा और कॉन्सेप्ट जो है ये दोनों जब तक आप साथ साथ में नहीं लेकर चलेंगे तो आप जो है इसको क्लियरली जो है समझ नहीं पाएंगे, और एग्जामिनेशन के तो जो है मद्देनजर रखते हुए आपको दोनों ही रूपों में से पढ़ना है। तो मुगल सत्ता के पतन में बाबर, हुमायूं, और अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, बहादुर शाह और जहादर शाह, फर्रुख सिंह, मोहम्मद शाह, अहमद शाह आलमगीर और शाह आलम, साथ ही अकबर द्वितीय और बहादुर शाह द्वितीय, इस प्रकार के हमने नाम पहले लिखे थे। ठीक है, तो 6 तो ये मुख्य शासक और 9 उत्तरवर्ती जो है शासक, उनकी बात हमने कल की थी। विद्यार्थियों, जैसा कि मैंने इसी के दूसरे बिंदु में आपको कहा था कि जब मुगल सत्ता कमजोर हुई और साथ ही उसी समय 18वीं सदी में दूसरी प्रमुख सत्ता मराठा थी, मराठा, और मराठा शक्ति भी जो है इनका विघटन हुआ, विघटन, और इस विघटन से जो मराठों के प्रधानमंत्री या पेशवा थे, प्रधानमंत्री
जिन्हें पेशवा कहा जाता था, इनका उत्थान हुआ। और इन पेशवाओं के नाम हमने कल देखे थे। विशेष बात, तीसरा बिंदु जो है इसके अंदर हमने देखा था कि इसी समय मुगल बादशाहों के जो है समय ही यूरोपीय कंपनियों की भारत में आने की शुरुआत हो गई थी। और मैंने उस समय जिक्र किया था कि अकबर के समय सबसे पहले जो है ब्रिटिश जो है अधिकारियों ने भारत में आकर और व्यापार करने की परमिशन लेनी चाहिए, और जहांगीर से उन्हें परमिशन मिली और धीरे धीरे जो है वो भारत में व्यापार करने के लिए आने लग गए। तो अब जो है जब 18वीं सदी के अंदर मुगल सत्ता का पतन हो रहा है और पेशवा है उनका उत्थान हो रहा है, दूसरी बड़ी शक्ति जो है वो मराठा है, और इन मराठों के पतन के साथ ही जब दिल्ली के अंदर कोई एक ऐसी शक्ति नहीं है जो दिल्ली को केंद्रीकृत करके रख सके, तो इसी के चलते जो है वो क्षेत्रीय शक्तियों का उदय हो रहा है। और विभिन्न शक्तियों के उदय के साथ मैंने जो है कुछ प्रांतों के नाम लिखे थे जो कि पहले मुगल शासकों के समय सामंत के रूप में काम कर रहे थे, और जो है औरंगजेब 1707 में उसकी मृत्यु के साथ ही उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। और उन प्रांतों में हमने नाम लिखे थे अवध, दक्कन, मैसूर, इस कर्नाटक, बंगाल, इस प्रकार के नाम हमने कल लिखे थे। अब तीसरा बिंदु जो है वह है कि यूरोपीय कंपनियां भारत में स्थायी व्यापार हेतु आने लग गई। और इन कंपनियों में हमने जो है वह नाम लिखे थे पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी, ब्रिटिश और डेनिश, जिन कंपनियों में भारत में आकर व्यापार करने की शुरुआत की। और सबसे पहले पुर्तगाली में 1498 ईस्वी में जो है पहला पुर्तगाली नाविक जिसका नाम है वास्को डी गामा भारत में आकर और व्यापार की शुरुआत कर रहा है कालीकट बंदरगाह पर पहुंचकर, जिसका स्वागत किया जा रहा है। इनका सब हम जो है जिक्र विस्तृत रूप में करने वाले हैं आगे के वीडियो में। यूरोपीय कंपनियों के आगमन के साथ ही भारत के अंदर विभिन्न जो है कंपनियां हैं वह आने लग गई। अब इन कंपनियों में प्रतिस्पर्धाएं होने शुरू हो गई, और इन प्रतिस्पर्धाओं के चलते ही जो है फ्रांसीसी और ब्रिटिश जो कि यूरोप के अंदर पहले से ही एक दूसरे की प्रतिद्वंदी कंपनियां थी, इन कंपनियों में जो है भारत के अंदर भी व्यापार के अंदर प्रतिद्वंदिता हुई। और इस प्रतिद्वंदिता के चलते ही भारत के अंदर इनमें जो है युद्ध हुए। यह युद्ध जो है वो कर्नाटक के युद्ध के नाम से जाने जाते हैं। तो एक बिंदु यह पढ़ना है, दूसरा बिंदु यह पढ़ना है जिसमें मराठों का पतन पढ़ेंगे, शिवाजी, संभाजी, शाहू, ताराबाई, शिवाजी द्वितीय, शाहू द्वितीय, यह पढ़ेंगे। इसके अंदर जो है साथ ही पेशवाओं का उत्थान पढ़ेंगे। पेशवाओं के उत्थान के लिए कल हमने नाम लिखे थे, जिनमें बालाजी बाजीराव, सबसे पहले बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव प्रथम, बालाजी बाजीराव, और उसके बाद जो है माधवराव, नारायण राव, रघुनाथ राव और माधवराव नारायण। तो ये नाम इसमें पढ़ेंगे। और तीसरा बिंदु पढ़ेंगे यूरोपीय कंपनियों का आगमन। इन यूरोपीय कंपनियों में दो कंपनियां जो है वो मजबूती से एक दूसरे का विरोध करेगी भारत को के व्यापार को अपने अधिग्रहण करने के लिए। और इसी अधिग्रहण के चलते इन दोनों कंपनियों में जो युद्ध होंगे ये कर्नाटक के क्षेत्र में होंगे, इसलिए कर्नाटक के युद्ध कहलाएंगे। तो चौथा बिंदु जो है वो आपके सिलेबस में यह दिया गया है, पहला, दूसरा, और इसी का भाग अगर हम तीसरा इसे लिखते हैं तो यह चौथा और पांचवा। ठीक है।
अब कर्नाटक के युद्ध के बाद में भारत के अंदर कौन स्थायी होने वाला है, इसका खुलासा हो जाएगा। और ब्रिटिश जो है फ्रांसीसी कुछ क्षेत्रों पर अपना अधिकार बनाए रखेंगे और ब्रिटिश या इंग्लैंड वाले जो हैं वो भारत में स्थायी हो जाएंगे। तो इसी समय जो है ब्रिटिश सत्ता जो है भारत की कमजोर मुगल सत्ता पर और साथ ही नवोदित जो शक्तियां हैं जिनमें निजाम जो हैदराबाद का हिस्सा है उनके शासकों को निजाम कहते थे और अवध वाले जो शासक हैं उनको नवाब कहते थे। तो इन नवोदित शक्तियों और मुगल सत्ता के साथ में संघर्ष करके बंगाल के क्षेत्र में जो है वह स्थापित हो जाती है। और यह स्थापित होने का जो मुख्य कोण है यह प्लासी के नाम से जाना जाता है, प्लासी का युद्ध। तो विद्यार्थियों आप देखेंगे कि छठा जो है वो बिंदु, जिसे इतिहास में मोड़ बिंदु भी कहते हैं, कि भारत के अंदर सबसे पहले तो ऐसी कौन सी कंपनी है जो कि स्थायी हुई है, और दूसरा कि उनके स्थायी होने का कारण क्या है। तो स्थायी होने का कारण यही है कि भारत के अंदर जो पहले से चली आ रही सत्ता है वह कमजोर है और जो नवोदित सत्ता है वह भी उसका सामना नहीं कर पा रही है। तो 1757 में जो है प्लासी जो कि बंगाल में है, इस एरिया पर अंग्रेज जो है वह यहाँ आकर शासकों को पराजित कर देते हैं और पराजित करने के पश्चात जो है भारत में अब स्थायी होने का प्रयास शुरू कर देते हैं। इसी के बाद में अगला बिंदु है बक्सर का युद्ध जो कि 1764 ईस्वी में लड़ा जा रहा है और इसके पश्चात जो है वो भारत में जो है अंग्रेज मुख्य रूप से, ये एरिया जो है वो बंगाल बिहार के पास का एरिया है। इस एरिया में जो है मुगल सत्ता जो है उन मुगल सत्ता को पूर्णतः जो है वो कमजोर साबित करके अंग्रेज जो है वो भारत में स्थायी हो जाते हैं। अब भारत में अंग्रेज स्थायी होने के पश्चात जो है वह यहाँ पर जो है सबसे पहले, क्योंकि भारत में व्यापार करने आए थे तो भारत की व्यापारिक स्थिति से परिचित हो चुके थे और भारत जो है वो सदा से ही कृषि प्रधान क्षेत्र है। तो उस कृषि प्रधान क्षेत्र जहाँ से इनकम सबसे ज़्यादा है उन एरियो को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। तो इसके बाद जब भारत के अंदर जो है स्थायी होने की शुरुआत करते हैं तो इसमें कृषि बंदोबस्त या भूमि बंदोबस्त, इनको जो है सबसे पहले नियंत्रित या कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। और इनमें जो है 3 प्रकार की व्यवस्था देखने को मिलती है। ये व्यवस्थाएं बंदोबस्त, जमींदारी, इस्तमरारी बंदोबस्त, इन नामों से महालवाड़ी या रेयतवाड़ी, इनको हम बहुत ही विस्तृत रूप में पढ़ेंगे क्योंकि इतिहास के अंदर यह जो है वह वे व्यवस्थाएं हैं जो अंग्रेजों के द्वारा लागू की गई और उन व्यवस्था से अंग्रेज जो है उन्होंने भारत के कृषक समुदायों का महत्व जो है बहुत ही विस्तृत या महती रूप में शोषण किया है। तो इससे जो है पूरी तरह जो है व्यवस्थाएं बदली है। इन व्यवस्थाओं से भारत जो है वो आर्थिक रूप में कमजोर हुआ है। ठीक है, अब एक बिंदु तो यह है। तो हम जो है A B C D E F G और H यहां तक आ चुके हैं। लगभग 8वां बिंदु जो है हमें आपको इस सिलेबस में यह पढ़ना है। दूसरी ओर एक जो है, अब दूसरा जो है इसका एक परिदृश्य और देखते हैं कि भारत के अंदर इसी समय जो है वह अफगानी आक्रमण भी हो रहे हैं। अफगानी आक्रमण, पहला आक्रमण जो है यह हो रहा है 1739 में नादिर शाह द्वारा और दूसरा आक्रमण जो लगभग 7 के करीबन आक्रमण माने जाते हैं। इन 7 आक्रमणों में सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण जो है 1761 में हो रहा है और ये पानीपत के एरिया में है जिसे पानीपत का थर्ड भी बोल रहे हैं। यह आक्रमण कर रहा है अहमद
शाह अब्दाली, जो कि नादिर शाह का ही उत्तराधिकारी माना जाता है। इतिहास में यह जो है वह तीसरा युद्ध कहला रहा है, पानीपत का तीसरा। तो इसका मतलब यह हुआ कि इससे पहले 2 युद्ध जो हैं वह पहले ही हो चुके हैं। तो 1526 में बाबर और जो है हेमू के बीच में पानीपत का पहला युद्ध हो चुका है, और 1556 में जो है अकबर और हेमू के मध्य पानीपत का द्वितीय युद्ध हो चुका है। इतिहास में पानीपत का तीसरा युद्ध जो है वह भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना पानीपत फर्स्ट या सेकंड। पानीपत फर्स्ट जो है वह भारत के अंदर मुगल सत्ता को स्थापित करने का युद्ध है। पानीपत सेकंड जो है वह कमजोर मुगल सत्ता जो कि बाबर के बाद में लड़खड़ा गई थी, लेकिन अकबर के सेनापति जो कि प्रारंभ में हुमायूं के सेनापति भी रहे हैं, बैराम खां, उनके द्वारा जो है पुनः स्थापित कर दी गई। और भारत के अंदर से जो है वह एकमात्र या अंतिम हिंदू शासक जिन्हें हम हेमू कह रहे हैं, उनको भारत से जो है खदेड़ दिया, मार दिया गया, और उसके पश्चात जो है बाबर मुगल सत्ता को पुनः स्थापित कर दिया। तो दोनों युद्ध महत्वपूर्ण हैं। और तीसरा युद्ध जो है वह भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह युद्ध जो है, कुछ इतिहासकारों ने तो इसके लिए यह कहा है कि पानीपत थर्ड जो है वह इतिहास में इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पानीपत थर्ड ने यह नहीं बताया कि भारत के अंदर 18वीं सदी में कौन शासन करेगा, अपितु भारत के अंदर कौन शासन नहीं करेगा यह जानकारी दी है। अब इस नेगेटिव जो है सेंटेंस में आप पॉजिटिविटी कैसे ढूंढेंगे? पॉजिटिविटी इस प्रकार ढूंढेंगे कि भारत के अंदर उस समय सत्ता मुगल सत्ता थी। 1761 की बात कर रहे हैं। 1761 औरंगजेब 1707 से 1707, बहादुर शाह 1707 से 1712, जहादर शाह 1712 1713, फरूख शाह 1713 1719, मोहम्मद शाह 1719 से 1748 और अहमद शाह 1748 से 1754 और आलमगीर 1754 से 1759 और उसके बाद में शाह आलम 1759 से 1806। तो इस मुगल बादशाह के समय यह जो अहमद शाह अब्दाली है, यह जो एक अफगानी शासक है, यह आक्रमण कर रहा है। विशेष बात यह है कि इस समय मराठा जो है उनमें जो है संभाजी के पश्चात जो है जो शासन कर रहे हैं वह कमजोर मराठों की श्रेणी में गिने जा रहे हैं और लगभग इस समय शाहू जो है उनका शासन चल रहा है। और अगर पेशवाओं की बात करेंगे जो उस समय सबसे नवोदित और मजबूत सत्ता उभरी थी, उनमें शासक जो है, जो कल हमने डेट भी लिखी है, पुराने आप कल की वीडियो में डेट देख सकते हैं, और उसमें शासक था बालाजी बाजीराव। तो बालाजी बाजीराव जो है यह तीसरा पेशवा था जिसके समय अहमद शाह अब्दाली ने आक्रमण किया। तो अब विशेष बात एक बार मैं लिख देता हूं ताकि आप जो है और भी क्लियर समझ पाएंगे। बालाजी विश्वनाथ, दूसरा बाजीराव फर्स्ट और तीसरा बालाजी बाजीराव। समय 1713 से 1720, 1720 से 1740 और 1740 से 1761। तो यह समय देखिए, इसके समय मैच कर रहे हैं। और इधर जो है हमने नाम लिखा है शाह आलम। डेट्स जो है कल मैं पहले बता चुका हूँ। इस आप डेट्स जो है जब एक साथ इनको लिखकर एक क्रम में डेट्स को कंफर्म करेंगे तब आपको जो है वो याद होगा और समझ में आएगा। तो इधर पेशवाओं की तरफ से बालाजी बाजीराव और अहमद शाह अब्दाली। तो आक्रमण के समय जो पेशवा बालाजी बाजीराव है यह इस आक्रमणकारी का सामना कर रहे हैं। तो आपके मन में ये प्रश्न होगा कि उस समय दिल्ली के बादशाह तो ऑलरेडी मौजूद हैं,
फिर भी दिल्ली के बादशाह जो है वह उस अफगानी को न रोककर और एक नवोदित सत्ता जो पेशवा है वह उसे रोकने का प्रयास कर रही है, और ये सत्ता जो है अब इसमें असफल हो जाती है। तो इतिहासकार ने ये कहा है कि जो सत्ता पहले से चल रही है वह भी उस अफगानी शासक को नहीं रोक पाती, और जो नवोदित सत्ता अभी उभरी है वह भी इस अफगानी शासक के सामने विफल हो जाती है। इसीलिए जो है आने वाले समय में भारत में शासन कौन करेगा, यह युद्ध जो है उसका निर्णय तो नहीं कर रहा, लेकिन कौन शासन नहीं करेगा इसका निर्णय भी कर रहा है। ठीक है, कि कहने का हमारा तात्पर्य यह है कि 18वीं सदी का यह भारत जो कि अकेंद्रीकृत व्यवस्था के रूप में हमें दिख रहा है, जिसमें कोई भी ऐसी सत्ता नहीं है जो कि भारत के अंदर एक छत्र शासन कर सके, केंद्रीकृत रख सके। इसीलिए जो इतिहासकार ने यह बात कही है। तो अब जो है अफगानी भारत में आकर और भारत में लूट मचाता है और भारत से लाखों करोड़ों रुपए लेकर जो है यहाँ से लौट जाता है। इससे जो है युद्ध से के बाद में बालाजी बाजीराव जो है वो टूट जाते हैं और इनकी मृत्यु हो जाती है। तो एक तरफ जो है वह अफगानी आक्रमण से भारत की स्थिति दिख रही है, दूसरी तरफ मुगल सत्ता के पतन से भारत की स्थिति दिख रही है, तीसरा मराठों के अंदर आपसी झगड़े से, उत्तराधिकारी के झगड़े से इनकी स्थिति दिख रही है, और चौथा जो है वो पेशवाओं के उत्थान से भारत की स्थिति दिखाई दे रही है। पांचवा यूरोपीय कंपनी जो है वो भारत में व्यापार करने के साथ साथ अब जो है वो धीरे धीरे स्थायी होकर हस्तक्षेप करने की कोशिश कर रही है। इस प्रकार का जो भारत है वह धीरे धीरे अंग्रेजों के अधीन होता चला जाता है, और अंग्रेज जो है वह बक्सर और प्लासी से भारत में स्थायी होने लग जाते हैं। तो विद्यार्थियों, पानीपत का युद्ध, बक्सर का युद्ध और प्लासी का युद्ध, ये तीनों ही युद्ध जो हैं वह इसीलिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि एक युद्ध जो है वो भारत की स्थिति को दर्शाता है, और दो ये युद्ध हैं, यह युद्ध जो है वो अंग्रेजों के द्वारा भारत में स्थायी होने के युद्ध हैं। इसीलिए जो है इन युद्धों से हमें यह पता चलता है कि भारत 18वीं सदी के भारत के अंदर किन किन जो है दशाओं की, किन किन दशाएं जो है वो भारत के अंदर थी। क्या भारत के अंदर कोई सत्ता थी, या यूरोपीय कंपनियों जो कि 1600 में एक कंपनी इंग्लैंड में बन रही है और जो है भारत में आकर व्यापार करना शुरू कर रही है, ऐसी क्या परिस्थितियां बनी कि वह कंपनियां जो है वो धीरे धीरे भारत की राजनीति में हस्तक्षेप करने लग गई, और उसके पश्चात जो है वह कंपनी इतनी जो हस्तक्षेप करने लग गई, भारत के जो सत्ता के अंदर शासक थे उन शासकों को उन्होंने एक तरीके से पेंशनर बना दिया। वह उनकी जो है पेंशन पर आश्रित हो गए और पूरा जो है कार्य क्षेत्र कंपनी ने अपने हाथों में ले लिया। अब कंपनी जो है जब यहाँ से भारत से खूब मुनाफा कमाने लग गई, और ये मुनाफा जो है उन्होंने अपने लिए करना शुरू कर दिया। ब्रिटिश जो सरकार है, जिन सरकार ने उन्हें यहाँ पर व्यापार करने के लिए भेजा, वह उन्हें लाभ न देकर अपने निजी लाभ के चलते जो है वह और भी अधिक जो है मनमाना व्यवहार करने लग गई। इस व्यवहार को कंट्रोल करने के लिए जो है इस परिस्थिति को, क्योंकि ये परिस्थिति पैदा कब हुई कि जब इंग्लैंड की सरकार से भारत के अंदर आई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वह ऋण मांग रही है, तो ब्रिटिश सरकार के मन में यह हो जाता है कि ये ऐसी कौन सी परिस्थितियां हैं जो कि इनको ऋण मांगने की आवश्यकता है, क्योंकि ऑलरेडी जिस प्रकार की उनके पास में सूचनाएं पहुंची है उन सूचना के आधार पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी तो भारत से मुनाफा कमा रही है, लेकिन भारत से जो है मुनाफा जो है वह केवल अपने निजी तौर पर कमा रही थी, और उस जो वास्तविक लाभ इंग्लैंड को पहुंचाना था वह लाभ न दे रही थी। इसके चलते जो है इंग्लैंड की सरकार से जब ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने ऋण मांगा, उस ऋण की परिस्थिति में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए कि वास्तविकता क्या है, उस परिस्थिति की जांच करने के लिए जो है रेगुलेटिंग एक्ट बनाया, और इस प्रकार जो है भारत के अंदर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर इंग्लैंड की सरकार की जांच की शुरुआत हुई। तो अभी तक जो है हमने इस प्रकार के जो ये बिंदु है, इन बिंदु के माध्यम से ये समझने का प्रयास किया है कि 18वीं सदी के भारत की
दशा क्या थी। आगे की वीडियो में हम और भी जो है टॉपिक जो कि आपके सिलेबस में दिए हैं और वो टॉपिक जो है वह किस रूप में पढ़ने हैं, क्योंकि विद्यार्थियों सबसे महत्वपूर्ण यह है हिस्ट्री में कि आपको खुद को जब तक यह समझ में नहीं आता कि कौन से टॉपिक महत्वपूर्ण है और कौन से टॉपिक में से कौन सा प्रश्न पूछा जा सकता है, कि हम ये सोचते हैं कि युद्ध तो बहुत हुए लेकिन पानीपत का युद्ध महत्वपूर्ण क्यों है, हम ये सोचते हैं कि प्लासी का युद्ध या बक्सर की युद्ध में से कौन सा आएगा। ठीक है, तो यह जो है वह सबसे पहले आपके मन में होना चाहिए कि हम जो पढ़ रहे हैं वह क्यों पढ़ रहे हैं और वास्तव में ये घटना जो है वो इतिहास में कहाँ तक महत्वपूर्ण जो है साबित हुई है, तब आप जो है इसको क्लियर कर पाओगे। तो आगे के जो बिंदु हैं उन बिंदुओं को भी हम इसी प्रकार समझेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ते रहिए।